नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की इस क्लास में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो टॉपिक है असहिष्णु सामाजिक जुड़ाव विकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DSED। अब ये जो असहिष्णु है तो इसको और कई नाम हैं, ठीक है, जैसे विसंक्रमित, निर्बाध, निरुत्साह, ठीक है। तो इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा आप। इसका असहिष्णु सामाजिक जुड़ाव विकार। चलिए तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिनिकल पिक्चर ऑफ DSED, यानी कि इसका नैदानिक स्वरूप क्या होता है DSED का, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जानें कि ये जो DSED होता है ये बचपन संबंधी विकार है, यानी कि ये बच्चों में पाई जाती है और बच्चों में भी बचपनावस्था में ये रोग पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक बच्चा सक्रिय रूप से अपरिचित वयस्कों के साथ संपर्क करता है और बातचीत करता है। यानी कि जो बच्चा रहेगा जो DSED से पीड़ित होगा वो क्या है, जैसे हम लोग परिचित लोगों से बातचीत करते हैं, घुलते मिलते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, ठीक उसी तरह ये बच्चा क्या करेगा, अपरिचित लोगों से, जैसे हम परिचित लोगों से बात करते हैं ना, वो अपरिचित वयस्कों मतलब अपरिचित जो वयस्क लोग हैं उनके साथ उसी तरह से बात करेगा, उसी तरह से घुलेगा मिलेगा जैसे हम लोग परिचित लोगों के साथ बातचीत करते हैं। और अक्सर अत्यधिक परिचित या सांस्कृतिक रूप से अनुचित व्यवहार प्रदर्शित करता है। बच्चा यहाँ पे क्या करता है, जब अपरिचित लोगों से ज़्यादा घुलता मिलता है, ठीक है, तो वे संस्कृति के मानक मूल रीति रिवाज के परंपराओं के विपरीत क्या है वो अनुचित व्यवहार करता हुआ पाया जाता है, ठीक है। इसमें अनुचित व्यवहार बच्चा प्रदर्शित करता है। और क्या होता है, इसमें सामाजिक संबंधों में सतर्कता या सावधानी की कमी शामिल है। जैसे हम लोग होते हैं तो जो परिचित लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं पहचानते हैं, जिससे हमारा बातचीत होता है, उसी के साथ क्या है अपना सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। और क्या है, अपरिचित लोगों से हम क्या है सामाजिक संबंध उतना जल्दी नहीं करते। लेकिन इसमें जो बच्चा DSED से पीड़ित होता है वो अपरिचित लोगों से क्या है तुरंत अपना सामाजिक संबंध स्थापित करेगा, मतलब थोड़ा भी सावधानी नहीं बरतेगा, थोड़ा भी सतर्कता नहीं बरतेगा। यही कमी बच्चों में पाई जाती है। यह प्रारंभिक सामाजिक उपेक्षा या दुर्व्यवहार का परिणाम हो सकता है। अब ये कह रहा है कि इसका कारण क्या होता होगा, तो इसका कारण ये है कि जब बच्चा का प्रारंभिक बचपनावस्था तो उस समय क्या है सामाजिक उपेक्षा, समाज के द्वारा उपेक्षा, तिरस्कार, या फिर जो पेरेंट हैं उनके समाज में इतना उसको जो है समाज के साथ उतना उसका इंटरेक्शन अंतःक्रिया नहीं करवाए होंगे, या समाज के द्वारा दुर्व्यवहार उसके साथ हुआ होगा, जिससे क्या वो धीरे धीरे DSED का पेशेंट हो गया होगा। और इसके जो देखभाल करने वाले हैं यानी कि जो पेरेंट्स जिनका बच्चा DSED से पीड़ित है वो क्या कर सकते हैं इस स्थिति में, इस स्थिति को प्रबंधित करने के लिए और उपचार में सहायता के लिए उसको क्या है एक अच्छा एटमॉस्फेयर स्थापित करें और साथ ही साथ एक अच्छा पोषण संबंधी वातावरण मतलब अच्छा खाना पीना भी उसके लिए प्रोवाइड करें, जिससे क्या है उनका DSED जो पेशेंट बच्चा पीड़ित है उसमें सुधार हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगला जो इसमें हेडिंग है विभेदक निदान, यानी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ DSED। DSED का विभेदक निदान क्या होता है? विभेदक निदान ये है कि मतलब DSED की तरह ही ऐसे कई विकृतियां असामान्य मनोविज्ञान में जो इससे क्या है मैच करती हैं, लेकिन एक मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की जिम्मेदारी होता है कि ऐसे विकृतियों से अलग करके बच्चे का निदान करे, इसीलिए इसको विभेदक निदान कहा गया है। इसमें 5 तरह के ऐसे रोग बताए गए हैं जो कि DSED से एकदम मैच करते हैं, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंसेस है, उसको क्या है नैदानिक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक पहचान के उसको दूर कर सकता है। सबसे पहला है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, बेसिकली जो बच्चा होता है ये भी बच्चों में पाया जाता है, सामाजिक मेलजोल से भी संघर्ष करना पड़ता है, मतलब समाज के साथ अपना संबंध स्थापित करने में इसको दिक्कत होता है। जबकि DSED में क्या होता है, बच्चा क्या है अपरिचित लोगों से भी सामाजिक संबंध स्थापित कर लेता है। दूसरा है प्रतिक्रियाशील लगाव विकार, जिसको रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। इसका क्या है वीडियो हमने पिछली क्लास में आपको इस टॉपिक में पढ़ा था डिटेल में, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे सब अपलोड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसमें बच्चा क्या है सामाजिक संबंध बनाने में उसको कठिनाइयाँ शामिल होती है, जबकि DSED में क्या होता है सामाजिक संबंध बनाने में कठिनाई नहीं शामिल होती। तीसरा है ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, यानी कि ADHD। ये क्या होता है, DHD में आवेगपूर्ण व्यवहार बच्चा करता है और सामाजिक संपर्क में
कठिनाइयाँ वो महसूस करता है। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा असावधानी बरतता है किसी भी चीज़ के लिए। जबकि DSED में क्या होता है, सामाजिक संबंध स्थापित करने में जरा भी कठिनाई नहीं होती है। चौथा है सामाजिक चिंता विकार, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, सामाजिक चिंता विकार वाले व्यक्ति जो है अपना नकारात्मक मूल्यांकन न हो और शर्मिंदगी, इन दोनों के डर के कारण वो सामाजिक संपर्क से बचते हैं। मतलब जैसे हम हैं, हम मान लीजिए क्या है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। अब हम समाज में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम सोचेंगे कि हमारा वहाँ जाएंगे तो सब क्या है, हमारा नेगेटिव असेसमेंट करेंगे, नकारात्मक मूल्यांकन करेंगे, हमको वहाँ पे जाने के से शर्म आता है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाने से बचेंगे। पांचवा है बौद्धिक विकलांगता, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कहते हैं। ये क्या होता है, जिस तरह से शरीर में कोई कमी होती है तो उसको शारीरिक विकलांगता कहते हैं, और बुद्धि में कोई कमी होती है तो उसको क्या है, बौद्धिक विकलांगता कहते हैं। तो बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे क्या होते हैं, ये संज्ञानात्मक हानि होती है, समग्र संज्ञानात्मक हानि होती है। इसका मतलब यह है कि उसकी संज्ञानात्मक क्षमता, सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जबकि क्या होता है, DSED में सामाजिक स्थितियों में व्यवहार के विशिष्ट पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये DSED का क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कि विभेदक निदान है। इन 5 तरह के जो रोग हमने आपको बताया, डिजीज बताया, डिसऑर्डर बताया, ये DSED से मैच करते हैं इनके सिम्टम। लेकिन जो मनोचिकित्सक होता है इससे अलग करके क्या है, वो अपने पेशेंट का इलाज करता है। ठीक है, तो इसके आगे अभी 2 हेडिंग और भी है, हमको लोग को पढ़ना है। तीसरा अगला हेडिंग है एपिडेमोलॉजी ऑफ DSED, यानी कि महामारी विज्ञान DSED का। फिर उसके बाद एटियोलॉजी ऑफ DSED यानी कि DSED के कारण। तो अपने अगले हेडिंग की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए तीसरे हेडिंग पे हम चलते हैं। अभी हमने देखा कि क्लिनिकल पिक्चर ऑफ DSED यानी कि DSED का नैदानिक स्वरूप क्या होता है। फिर हमने बात किया डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ DSED यानी कि DSED का विभेदक निदान क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि DSED का एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, यानी कि विसंक्रमित सामाजिक सहभागिता विकार की महामारी विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ मेन इसमें पॉइंट हमने लिया है जिसके माध्यम से आपको स्पष्ट करेंगे कि एपिडेमियोलॉजी ऑफ DSED क्या होता है। सबसे पहले हमने लिया है व्यापकता, जिसको इंग्लिश में प्रिवेलेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑटिज्म या ADHD जैसे अन्य बचपन विकारों की तुलना में DSED क्या है, अत्यधिक दुर्लभ किस्म का विकार है। यानी कि जैसे ऑटिज्म और ADHD ये बच्चों में होना आम बात है, लेकिन जैसे कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में मान लीजिए कि 40 बच्चों में ऑटिज्म है और 40 बच्चों में क्या है, ADHD के वो रोगी हैं। तो उसमें केवल 20% क्या है, वो DSED के होने के चांस बच्चे में होते हैं। दूसरा है जोखिम कारक यानी कि रिस्क फैक्टर। तो देखिए ये उन बच्चों में अधिक आम है, यानी कि ये जो DSED है, ये विकार उन बच्चों में अधिक होने के चांसेस होते हैं जिन्होंने क्या है, प्रारंभिक सामाजिक उपेक्षा या दुर्व्यवहार का अनुभव किया है। यानी कि अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में समाज के द्वारा तिरस्कार, ठीक है, या उपेक्षा या समाज के द्वारा गलत व्यवहार का अनुभव किया है, उनको अधिक होने के चांस होते हैं। साथ साथ उन बच्चों में भी ज़्यादा ये होने के चांसेस होते हैं जो बच्चे क्या है कि संस्थागत देखभाल या पालक देखभाल, यानी जो बच्चे क्या है अनाथ आश्रम में हो रहते हैं, ठीक है, या तो आजकल शहरों में एक फैशन चला है कि बच्चों को जब दोनों लोग हस्बैंड वाइफ काम करते हैं तो बच्चों को दे देते हैं, एक संस्था बना है वहाँ पे, मतलब कि देखने के लिए, केयर करने के लिए, ठीक है, फिर आते हैं तो शाम को ले लेते हैं। तो इन बच्चों में क्या है, DSED के होने के अधिक चांसेस होते हैं। तीसरा है दत्तक ग्रहण और पालन पोषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर गोद लिए गए बच्चे, ठीक है, या जो पालन पोषण देखभाल में रहे हैं, ऐसे बच्चे में क्या होता है, DSED होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि गोद लिया हुआ बच्चा, ठीक है, और ऐसे बच्चा जो है कि जो माता पिता के द्वारा उसका पालन पोषण न किया गया हो बल्कि दूसरे के माध्यम से पालन पोषण किया गया हो, तो उन बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं क्या है, DSED होने के। चौथा है पहचान और हस्तक्षेप। यदि DSED के समय रहते पहचान कर लिया जाए
और इसको दूर करने के लिए तमाम जो है हस्तक्षेप से संबंधित कार्यक्रम जो है या हस्तक्षेप से संबंधित जो विधि है उसको अपनाई जाए तो DSCD की जो दुर्लभता है या इसका जो ज़्यादा खतरनाक स्थिति है इसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो DSCD की पहचान करने के लिए DSCD के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं। ठीक है, सिम्टम्स मेन सिम्टम्स ये DSCD में है कि DSCD में जो बच्चे होते हैं वो अपरिचित वयस्क लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। मतलब उनसे ऐसे बात करेंगे जैसे हम लोग परिचित व्यक्तियों से बात करते हैं तो वो लोग अपरिचित लोगों से ऐसे बात करते हैं। तो इसको उससे आप पहचान सकते हैं और इसको समय रहते हस्तक्षेप के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो ये एपिडेमियोलॉजी ऑफ DSCD रहा। अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी ऑफ DSCD यानी कि DSCD के कारण क्या होते हैं। तो देखिए इसका कारण तो बहुआयामी यानी कि बहुत फैक्टर होते हैं जिससे क्या है DSCD के होने के चांसेस होते हैं और इसमें मेन रूप से आनुवांशिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों का भूमिका होता है। ये एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हमने इसमें लिया प्रारंभिक प्रतिकूलता यानी कि अर्ली एडवर्सिटी। ये क्या होता है देखिए, प्रारंभिक सामाजिक उपेक्षा। अभी हमने बात किया था कि यानी कि जब बच्चा का प्रारंभिक अवस्था रहा है तो उसमें क्या है समाज के द्वारा उपेक्षा करना। ठीक है, या समाज के द्वारा गलत आचरण करना उसके साथ, या माता पिता के समाज के द्वारा उसको कनेक्ट न करना। ठीक है, और इसके कारण और साथ ही साथ बच्चों का जो भावनात्मक या शारीरिक शोषण है जब इसका भी अनुभव करते हैं बच्चे तब भी क्या है DSCD होने के चांसेस उनको ज़्यादा होते हैं। दूसरा अनुलंघक व्यवधान यानी कि अटैचमेंट डिसरप्शन। अब देखिए शुरुआती व्यवधान माने कि जब बच्चों को ज़रूरत है पेरेंट के से जुड़ने की, जुड़ाव की, पेरेंट से अटैचमेंट की, तो क्या है पेरेंट अगर शुरुआती उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, तो इससे भी क्या है DSCD होने के चांसेस ज़्यादा होता है। और जो प्राथमिक देखभाल करता है यानी कि पेरेंट्स है, यदि वो अनुपस्थिति, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट की मृत्यु हो गई है या तो फिर क्या है माता पिता जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि DSCD होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये भी कारण। तीसरा है जैविक कारक यानी कि जो जन्म से संबंधित कारक होते हैं वो जैविक कारक होते हैं। जैविक कारक मान लीजिए माता पिता में ऐसे किसी व्यक्ति में इसमें क्या है DSCD का वो पेशेंट रहा हो तो उससे क्या है जीन्स के माध्यम से भी क्या है उनके अंदर आने के चांसेस होते हैं। इसी को जैविक कारक बोलते हैं। पर्यावरणीय कारक मतलब बच्चा जहाँ रहता है उसके आसपास का जो वातावरण होता है उसको पर्यावरण कहते हैं। तो वो भी अगर अच्छा नहीं है, जैसे बच्चा जिस समाज में रहा है उस समाज के द्वारा उसको तिरस्कृत किया जाए, उपेक्षित किया जाए और उसके बाद समाज द्वारा अच्छा आचरण न किया जाए, परिवार के द्वारा उस पर ध्यान न दिया जाए, तो इससे भी क्या है DSCD होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर आघात। देखिए आघात दो प्रकार का होगा बच्चों को, या तो शारीरिक आघात लगा हो या तो मानसिक आघात। इसमें मानसिक आघात सबसे ज़्यादा बच्चों को तोड़ देता है और धीरे धीरे वो DSCD की तरफ बढ़ जाता है। जब परिवार में कोई उससे बातचीत नहीं करेगा, उससे क्या है कि उस पर ध्यान नहीं देगा, सब अपने बिजी रहेंगे, ठीक है, समाज के द्वारा वो तिरस्कृत किया जाएगा, उपेक्षित किया जाएगा, तो धीरे धीरे बच्चा क्या है भावनात्मक रूप से टूट जाता है, मानसिक रूप से उसको आघात लगता है। तो वो क्या होता है अपरिचित जो अवयक्ष होते हैं किसी से भी अपना परिचय वो बना लेता है। तो ये क्या है मेन इटियोलॉजी ऑफ DSCD क्या होता है, ये होता है, इसका हमने ये कारण आपको बताया। तो आज के क्लास में हमने आपको डिटेल रूप में क्या पढ़ा, विसंक्रमित सामाजिक सहभागिता विकार, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, इसका हमने आपको क्या बताया क्लिनिकल पिक्चर, और हमने आपको क्या बताया, इसका हमने आपको बताया डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और क्या बताया हमने आपको, इसका बताया हमने एपिडेमियोलॉजी, और फिर क्या बताया हमने आपको इसका एटियोलॉजी। तो आज से क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।